आज हम दिल्ली सल्तनत की स्थापना के विषय में अध्ययन करेंगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना आरंभिक दौर में मोहम्मद गौरी के द्वारा की गई तथा मोहम्मद गौरी के उपरांत उसके सेपा सालारों जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी इत्यादि ने इस सल्तनत को आगे बढ़ाने का कार्य किया। लेकिन सर्वप्रथम हमें मोहम्मद गौरी के विषय में जानना और समझना होगा। मोहम्मद गौरी अफ़गानिस्तान के गौर प्रदेश का शासक था। अफ़गानिस्तान का क्षेत्र एक बंजर एवं वीरान क्षेत्र था और आर्थिक संपन्नता के मामले में ये कहीं पीछे था। इन परिस्थितियों में ये आवश्यक था गौरी जैसे व्यक्ति के लिए कि वो भारतीय साम्राज्य की तरफ अपनी दृष्टि उठाए और इतिहास से भी उसको लगातार इस बात की प्रेरणा मिल रही थी कि क्यों ना अफ़गानिस्तान से आगे बढ़कर समृद्ध भारत को निशाना बनाया जाए। जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि भारत में इससे पहले भी जो वैदेशिक आक्रमण हुए थे वो पंजाब के रास्ते अफ़गानिस्तान और पश्चिम एशिया से ही हुए थे। चाहे हम कनिष्क को देख लें, कुषाणों को देख लें, हूणों को देख लें, शक को देख लें, उससे पहले पार्थियंस को देख लें। अर्थात भारत में जो भी आक्रमण हुए हैं वो पश्चिम से अफ़गानिस्तान के रास्ते और पंजाब के रास्ते भारत में हुए हैं, क्योंकि ये भारत में प्रवेश का सुलभ मार्ग उपलब्ध कराते थे। पश्चिम एशियाई ये जो क्षेत्र था वो आर्थिक समृद्धि के मामले में भारत से कहीं पीछे था। इसलिए भारत पर किसी भी पड़ोसी शक्तिशाली शक्ति का नज़र होना स्वाभाविक ही था। जैसे जैसे मोहम्मद गौरी अफ़गानिस्तान में ताकत अर्जित करता गया, भारत की तरफ उसकी आगे बढ़ने की लालसा और भी तीव्र होती गई। अंत उसने अपना पहला कदम मुल्तान की तरफ बढ़ाया, जहाँ पर इस्लामियों का शासन था, लेकिन जिसे मुस्लिम समाज में विधर्मी समझा जाता था। 1175 उसमें उसने मुल्तान और उच्च पर कब्जा कर लिया तथा 1182 में निचले सिंध पर कब्जा करते हुए भारत की पश्चिमी सीमाओं को अतिक्रमित कर लिया। ये बात उल्लेखनीय थी कि ठीक इसी दौर में उत्तर भारत में भारतीय राज्य अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बटे थे। दिल्ली और अजमेर की सत्ता पृथ्वीराज चौहान के हाथ में थी। जयचंद कन्नौज का शासक था। चंदेल जो थे वो गुजरात में थे, या हम दूसरे कहें कि ग्वालियर के क्षेत्र में थे। चालुक्य गुजरात में थे। अर्थात सब जो राज्य छोटे छोटे बटे हुए थे, वहाँ पर ये समस्या थी कि वो एकजुट नहीं हो पा रहे थे और एक दूसरे की कीमत पर अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में मोहम्मद गौरी के लिए आगे बढ़कर भारत को जीतना बहुत ही आसान सिद्ध हो सकता था। अंत उसने एक एक करके भारतीय राज्यों को जीतना आरंभ किया, लेकिन इसमें पहली बार असफलता का सामना तब करना पड़ा कि जब उसने गुजरात राज्य पर आक्रमण किया तथा शक्तिशाली चालुक्य शासक भीम के हाथों उसे 1178 में पराजय का सामना करना पड़ा। यह पराजय गौरी के लिए एक नया सबक था। उसको ये समझ में आया यदि भारत पर कब्जा करना है, विशेष रूप से उत्तर भारतीय साम्राज्य की स्थापना करनी है, तो हमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश पर कब्जा करना होगा और इन पे कब्जा करने से पहले पंजाब पर कब्जा करना होगा। अंत उसने अब सिंध और मुल्तान के रास्ते, गुजरात के रास्ते भारत में आगे ना बढ़कर पंजाब के रास्ते आगे बढ़कर भारत विजय की योजना बनाई। लेकिन इस योजना में एक बड़ी रुकावट अजमेर दिल्ली का चौहान नरेश पृथ्वीराज चौहान था, जो दिल्ली और अजमेर के समूचे क्षेत्र में शासन करता था। 1191 ईस्वी में जैसे ही तराइन के मैदान में
पृथ्वीराज की सेनाओं का सामना गौरी की सेनाओं के साथ हुआ तो उसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की सेना को बुरी तरह से पराजित किया। ये गौरी की भारत में दूसरी सैनिक असफलता थी, लेकिन गौरी इस युद्ध में अपने पूर्ण सर्वस्व को लुटाने के बजाय पीछे भाग जाने में ज़्यादा विश्वास किया ताकि अगले साल पुनः शक्ति अर्जित कर वह पृथ्वीराज चौहान पर हमला कर सके। पृथ्वीराज चौहान की एक बड़ी भूल यह रही कि तराइन के मैदान में विजय प्राप्त करने के बाद वो पंजाब में समूचे क्षेत्र को जीतने के बजाय दिल्ली और अजमेर में ही अपना समय व्यतीत करता रहा और गुप्तचरों के माध्यम से उसने पता करने की कोशिश ही नहीं करी कि मोहम्मद गौरी किसी दूसरे आक्रमण की तो तैयारी नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी अपनी इस पराजय से इतना ज़्यादा खिन्न हुआ कि अगले ही वर्ष उसने एक बड़ी तैयारी के साथ पृथ्वीराज चौहान पर हमला कर दिया और 1192 ईस्वी में उसने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर एक साथ दिल्ली अजमेर पर कब्जा कर लिया। अर्थात भारत का हार्टलैंड हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, अजमेर एक साथ ही गौरी के नियंत्रण में आ गए। पराजय के बाद पृथ्वीराज चौहान का क्या हर्ष हुआ, इसके विषय में इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को तुरंत ही मृत्यु के घाट उतार दिया गया, जबकि कुछ मानते हैं कि उससे कुछ समय तक अजमेर का अधीनस्थ शासक बनाया गया तथा उसकी मृत्यु के बाद विग्रहराज उसका बेटा गोविंदराज दिल्ली और अजमेर का शासक बना। लेकिन इस संदर्भ में प्रमाणित तथ्यों का अभाव है। यदि हम देखते हैं कि जैसे ही दिल्ली पर मोहम्मद गौरी ने कब्जा कर लिया, उसके बाद उसने 1194 ईस्वी में कन्नौज के घेड़वाल शासक जयचंद्र पर आक्रमण किया और जयचंद्र की सेनाओं को पराजित कर कन्नौज, जो कभी उत्तर भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष का केंद्र था, उसको विजित कर लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी ने न केवल पंजाब, सिंध, मुल्तान, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी एवं मध्य उत्तर प्रदेश पर कब्जा कर लिया, इसके साथ ही उसने मध्य भारत में चंदेल राज्य पर भी हमला किया तथा वहाँ के राजा से खिराज ले ली। मृत्यु के समीप आते आते 1206 तक मोहम्मद गौरी उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना कर चुका था, लेकिन ये राज्य अभी नवजात राज्य था। इस राज्य पर अभी अनेक संकट आने वाले थे। हम अगले अध्यायों में जानेंगे कि किस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक शासकों ने मोहम्मद गौरी द्वारा स्थापित मुस्लिम राज्य को एक शक्तिशाली और ताकतवर राज्य में बदल दिया। धन्यवाद।